अयोध्या में भूमि पूजन पर ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को निशाना बनाया है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की भूमि पूजन में शिरकत पर एतराज जताया। ओवैसी के मुताबिक भूमि पूजन में पीएम की शिरकत से दस्तूर पर हलफ की खिलाफ वर्जी होगी। आईनी ओहदे पर रहकर पीएम मोदी का ऐसा करना सही नहीं होगा। श्री वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उस फंक्शन में वो शिरकत ना करें, इसलिए कि वो फंक्शन जो होने जा रहा है उसमें अगर वो बहैसियत प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे तो देश को एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक फेथ के मानने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी हैं। प्रधानमंत्री एक संविधान से जुड़े हुए हैं और वो संविधान का सेकुलरिज्म से, बेसिक स्ट्रक्चर से उसका ताल्लुक़ है। और अगर प्रधानमंत्री वहाँ पर जाएंगे बहैसियत प्रधानमंत्री तो यकीनन ये एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक बिलीफ को और एक फेथ को प्रमोट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को जाना है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाए, उसका लाइव टेलीकास्ट ना कराएं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। प्रधानमंत्री यकीनन हम जानते हैं कि उनका रिलीजन क्या है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जानता, मगर अब बहैसियत प्रधानमंत्री आप जाएंगे वहां पर, उससे ये गलत मैसेज जाएगा। क्या भारत का कोई रिलीजन है? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई रिलीजन है? कोई रिलीजन नहीं है। भारत का रिलीजन कोई नहीं है। भारत का रिलीजन क्या है कि भारत उन तमाम रिलीजन्स को मानता है, भारत उन लोगों को ही मानता है जिनका कोई रिलीजन नहीं है, और प्रधानमंत्री उनकी गवर्नमेंट का भी यही होना चाहिए। यकीनन वो अपने मजहब पर रहे, कोई रोक नहीं सकता, मगर क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई मजहब है? बता दीजिए हमको, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मजहब है? प्रधानमंत्री इस देश के मुसलमानों के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुओं के भी हैं, दलितों के भी हैं, बैकवर्ड क्लास के भी हैं, सिखों के भी हैं, ईसाइयों के भी हैं, आदिवासियों के भी हैं, और उनके भी प्रधानमंत्री हैं जो किसी खुदा को नहीं मानते। दिल्ली तशद्दुद मामले में आज दिल्ली के एक जिला अदालत में समाअत होगी। तशद्दुद मामले में दाखिल चार्जशीट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर कासिम रसूल का नाम भी शामिल है। चार्जशीट में शुमाल मशरक़ी दिल्ली के चांदबाग में इश्तियाल अंगेज तकरीर करने का इल्जाम है। वहीं कासिम रसूल इलियास ने दिल्ली पुलिस को चैलेंज किया है कि वो इल्जाम साबित करे। डॉक्टर कासिम रसूल से बात की हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद ने। दिल्ली फसादात की इंक्वायरी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, और जिस तरीके से लोगों पर चार्जशीट और उसमें नाम आया है उसको लेकर के इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं कि दिल्ली पुलिस सियासी तौर पर निशाना बना रही है। अब एक नया नाम जुड़ा है डॉक्टर कासिम रसूल इलियास का। उनका नाम एक FIR नंबर 60/20 के तहत जो चार्जशीट जमा की गई है उसमें आया है। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि दिल्ली पुलिस जो कुछ कर रही है उसकी पहली कोशिश ये है कि जो लोग असल कल्प्रिट है, जिन्होंने फसाद की साजिश रची थी, जिन्होंने फसाद को करवाया था, जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, उन सबको वो शील्ड कर रही है। अभी तक के देखिए कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई FIR नहीं हुई, कहीं नाम उनका नहीं है, और भी ऐसे कई लोग हैं जिनका नाम नहीं है। दूसरी बात ये कि ये CAA, NRC और NPR पर जो तहरीक चली थी, उस तहरीक में जिन लोगों ने भी रोल प्ले किया था, जिनका भी कोई नुमायाँ रोल था, उन सबको लगातार एक के बाद एक इस फसाद से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से इस चार्जशीट में आपका नाम आया है, कहा गया आपने भड़काऊ भाषण दिया, चांदबाग में भाषण दिया, क्या ये ठीक है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब ये CAA, NRC और NPR की तहरीक चली थी तो दिल्ली में जितनी जगह भी इस तरह के एहतजाजात हो रहे थे शाहीन बाग के तर्ज के ऊपर में, वहाँ सब जगह हम लोग गए और सब जगह हमने स्पीचेस दी है। इसके अलावा मुल्क के अंदर भी, कर्नाटक में, केरला में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, यूपी में, हर जगह हम लोग गए और हर जगह हमने अपनी बात रखी है। और बात देखिए, बुनियादी तौर पर CAA, NRC और NPR के ख़िलाफ़ अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो वो कैसे कानून के दायरे से बाहर है। देखिए, हमारा संविधान जो है हमको इजहार ख्याल की, अपनी बात रखने की आज़ादी देता है। अगर हम ये कहते हैं कि ये कानून असंवैधानिक है
ये कानून इंसानों के ख़िलाफ़ है, ये कानून इस देश की बुनियादों के ख़िलाफ़ है। इस देश के अंदर हिंदू मुसलमानों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उन ताल्लुकात को ख़राब करने वाला कानून है। तो इसमें कौन सी बात हम गलत कह रहे हैं? दूसरी बात है कि हम नहीं कह रहे हैं ये बात, इस मुल्क के जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो यही बात कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन आपने एक ट्वीट किया और उसमें दिल्ली पुलिस को चैलेंज किया कि वो इसको साबित करे। यकीनन अभी भी मैं कह रहा हूँ आपको, देखिए अगर दिल्ली पुलिस ये साबित कर दे कि हमने कोई भड़काऊ भाषण दिया, देखिए हम लोग तो एक तो ये ज़बान बोलते ही नहीं है। हम जितनी बात कहते हैं वो सब कानून के दायरे में होती है, वो सब संविधान के दायरे में होती है। हमने आज तक कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया, पूरी ज़िंदगी के अंदर कभी भड़काऊ भाषण नहीं दिया। और भड़काऊ भाषण क्यों देंगे हम? और लेकिन इसके बाद दिल्ली पुलिस को 31 अगस्त से पहले एक कंप्लीट चार्जशीट दाखिल करनी है। अगर हमारा नाम उसमें आता है तो उसके बाद फिर हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और इसको पॉलिटिकली हम भी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये डॉक्टर कासिम रसूल इलियास थे जिन्होंने साफ किया कि क्योंकि सीए के तहत उन्होंने वहाँ पर ही नहीं बल्कि दूसरी तमाम जगहों पर जाकर के तकरीरें की थी, स्पीच दी थी, इस वजह से उनका नाम चार्जशीट में आया है। उन्होंने भड़काऊ भाषण कभी नहीं दिया है। अगर दिल्ली पुलिस के पास सबूत है तो वो उसको साबित करे, ये चैलेंज अभी भी कर रहे हैं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत क्या एक बार फिर टीपू सुल्तान को निशाना बना रही है? जी हां, कोरोना को वजह बताकर महकमा तालीम ने 7वीं जमात के निसाब से टीपू सुल्तान के सबक को हटाने की पहल की है। हुकूमत के इस कदम पर टीपू सुल्तान तंजीमें सख्त बरहमी और गुस्से का इजहार कर रही हैं। दरअसल हुकूमत ने कोरोना और लॉकडाउन के सबब स्कूल के निसाब में 30% की कटौती करने का फैसला लिया है। इस कार्रवाई में 7वीं जमात के निसाब से टीपू सुल्तान के सबक को हटाया गया है। भले ही हुकूमत ने 6ठी और 10वीं जमात के निसाब में टीपू सुल्तान के सबक को जारी रखा है, लेकिन बेंगलुरु में टीपू तंजीमों के नुमाइंदे कह रहे हैं कि हुकूमत की नीयत साफ नहीं है। फिर एक मर्तबा बीजेपी ने ऐसा हुक्मनामा जारी करके अपने एजेंडे पर चलते हुए इस मौके का फ़ायदा उठाने का भरपूर कोशिश की है, जिससे हम कंडेम करते हैं और हम अपनी तरफ से आग्रह करते हैं कि फ़ौरन इस हुक्मनामे को वापस ले। जो हर एक मज़हब के साथ उन्होंने जो बहुत अच्छे से सलूक किया है, कहीं पर भी उनके बाल बराबर भी उनकी गलती नहीं है। सारे आलम, यहाँ तक कि नासा में तक उनका जिक्र है, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाए हैं। अभी जो ये हुकूमत के जो 7वीं क्लास का जो सैलब कोरोना के वबा के सबब ये जो कोशिश कर रहे हैं निकालने की, सरासर गलत है ये। इस वजह से हमें येडियुरप्पा साहब से, सुरेश कुमार एजुकेशन मिनिस्टर साहब से बात करके ये चीज़ जो नहीं हटाए, आने वाली नस्ल पीढ़ी को इसका सबक मिले और जो हज़रत टीपू सुल्तान जो करें ता क़यामत तक दिलों में बस के है, जो दूसरों के आने वाले नस्ल के भी दिलों में वो कायम रहे, वो काम करेंगे इंशाल्लाह। मुल्क में कोरोना के मामलों में इजाफा जारी है। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना मुतासरीन की तादाद मजीद बढ़ती ही जा रही है। ताज़ा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के करीब 48,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मामले बढ़कर 14,83,156 हो गए हैं। मुल्क में 24 घंटों में 654 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है, यानी मुल्क में अब तक कुल 33,425 लोगों की जानें जा चुकी है। कोरोना से मुल्क में सबसे ज्यादा हलाकतें रियासत महाराष्ट्र में हुई है, जहां अब तक कुल 13,923 कोरोना मुतासरीन की मौत हो चुकी है, जबकि महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़कर 3,83,723 हो गई है। महाराष्ट्र के बाद मुल्क में सबसे ज्यादा अमवात दिल्ली में हुई है। दिल्ली में कोरोना ने अब तक 3,848 लोगों की जानें ली है। जनूबी रियासत तमिलनाडु में कोरोना की वजह से अब तक 3,579 अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं गुजरात में कोरोना से अब तक 2,352 लोगों की जानें गई है। कर्नाटक में आज मुसलसल छठे रोज भी 5,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। रियासत में आज 5,536 मामले सामने आए हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। वहीं आज कर्नाटक में अमवात की तादाद 2,000 से तजावुज करके 2,055 हो गई है। कनाडा रियासत से आज फिर 102 अमवात रिकॉर्ड की गई है। अब रियासत में पॉजिटिव केसों की तादाद 1,07,000 हो गई है। वहीं एक्टिव केसों की तादाद 64,434 हो गई है। आज भी रियासत के तमाम 30 अजला से केस दर्ज हुए हैं। सबसे ज्यादा 1900 केस दारुल हुकूमत बेंगलुरु से दर्ज हुए हैं।
बिहार में लॉकडाउन खत्म होने में महज 4 दिन बाकी है, लेकिन कोरोना मुतासरीन की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। जराये के मुताबिक लॉकडाउन में हुकूमत मजीद इजाफा कर सकती है। कोरोना को लेकर पटना में दहशत का माहौल है। पटना में आज भी कोरोना के 411 मामले सामने आए हैं। बिहार में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 43,591 हो गई है। पटना में लॉकडाउन के हालात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने। बिहार में कोरोना को लेकर दहशत का माहौल कायम है। 43,000 से ज़्यादा मामले अब तक आ चुके हैं और पटना में आज 411 नया मामला आया है। लॉकडाउन ख़त्म होने में सिर्फ 4 दिन बाकी है और ज़राए से जो खबरें आ रही है कि हुकूमत लॉकडाउन में मज़ीद इजाफा कर सकती है। आप देखिए कि सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन आम दिनों के मुकाबले में सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार और गाड़ियों की तादाद काफ़ी कम है। लोग जो है लॉकडाउन को फॉलो भी कर रहे हैं ताकि इस वबा को किसी तरह से काबू में किया जा सके। ये सही है कि रोज़ खाने कमाने वाले लोगों को मुश्किल उठानी पड़ रही है। लॉकडाउन में इजाफा होता है तो जो रोज़ खाने कमाने वाले लोग हैं, जो काफ़ी मुश्किलों के साथ जो है अभी वक्त गुजार रहे हैं, उन्हें और भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बावजूद इसके हुकूमत लॉकडाउन को बढ़ाने की बात कर रही है ताकि कोरोना को काबू में किया जा सके। मौजूदा हुकूमत ने महकमे सेहत में भी काफ़ी बदलाव किया है। ऑफिसरों को सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी कीमत पर लॉकडाउन को बहाल किया जाए और कोरोना को काबू में करने के लिए जो भी ज़रूरी इकदाम होते हैं उसको उठाने की कोशिश की जाए। इस मामले में सियासत भी लगातार हो रही है, क्योंकि बिहार में ये साल असेंबली का इंतखाबी साल है और हर सियासी पार्टी चाहती है कि लोगों को वो अपनी सियासत से मुतमईन कर सके। नीतीश कुमार भी यही चाह रहे हैं, बरसर इक़्तिदार पार्टी भी यही चाह रही है। लेकिन जो ज़राए से खबरें लगातार मिल रही है कि हो सकता है कि लॉकडाउन में मज़ीद इजाफा हो ताकि कोरोना के वबा पर पूरे तरीके से काबू पाया जा सके। हालांकि ये भी ख़ास बात यह है कि लॉकडाउन में ही कोरोना के मुतासरीन की सबसे ज़्यादा तादाद बिहार में बढ़ी है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। आम शहरियों में कोरोना वबा के खौफ को कम करने और उनमें खुद एतमादी पैदा करने के लिए औरंगाबाद शहर में मालेगांव पैटर्न पर अमल किया जा रहा है। शहर के 3 मकामात पर तिबी कैंप लगाए गए हैं। उन कैंपों में मालेगांव के माहिर डॉक्टरों की टीम मुतासरीन के इलाज और मुआवजे में मसरूफ है। ये सब कुछ रजाकाराना तौर पर किया जा रहा है। पेश एक खास रिपोर्ट। औरंगाबाद शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 13,000 से तजावुज कर चुकी है, जबकि करीबी शहर मालेगांव में इस वबा पर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया है। इसकी बुनियादी वजह मालेगांव के मंसूरा काढ़े का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल बताया जाता है। औरंगाबाद के चंद हजरात की दरख्वास्त पर मालेगांव के माहिर डॉक्टरों की एक टीम 10 रोज़ा दौरे पर औरंगाबाद में मुकीम है और कैंप लगाकर यूनानी व एलोपैथी तरीके से इलाज किया जा रहा है। कोरोना जो वायरस है ये कोई नया नहीं है। हमारे हकीम अजमल खान साहब ने हाजिक के अंदर लिखा है कि नज़ला वबाई ये फैलता है। आज से तकरीबन 100 साल पहले ये फैला था। ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये वही नज़ला वबाई है और इसके अंदर उसूल वही रहेगा कि जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाया जाए। क्योंकि ये जो बीमारी है इम्यूनिटी जैसे जैसे कम होती है उतनी तेज़ी से वो बीमारी जो अपना उसके ऊपर जो है मरीज़ के ऊपर हमला करती है, और जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा रहती है वहाँ पे वो बीमारी जो है अपना हमला नहीं कर पाती, वायरस जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए जो ये काढ़ा है ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ना कि कोरोना ख़त्म करने के लिए। गरीब और ज़रूरतमंद लोग इन कैंपों से इस्तेफादा कर रहे हैं। इन कैंपों में हर तरह की सहूलियात मुहैया की गई हैं। हर आने वाले शख्स को मुफ्त में काढ़ा पिलाया जा रहा है। कैंप में आने वाले मरीजों का कहना है कि डॉक्टरों से बातचीत के बाद कई खदशात दूर हुए हैं। क्या भाई, ये मंसूरा काढ़े से बहुत फ़ायदे हैं। ऐसे अभी हालात जो चल रही है, हवा ख़राब है, इस वजह से मैं सोचा मैं भी चेक कर लूँ कैसे क्या है क्या नहीं। उन्होंने ये दवाई दी है, गोलियाँ, इंजेक्शन वगैरह दिए हैं और 2 दिन के बाद आके दिखाओ बोले आप, इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो इस सिलसिले में मैं आया हूँ, दिखाया हूँ। 20-25 रुपये ऐसे मामूली सी फीस बताए हूँ। खास इलाज के लिए मालेगांव के डॉक्टर आए हैं।
इसलिए हम यहाँ पे आए कि हमें जो भी थोड़ी परेशानी होगी वो कम से कम पैसों में किया जाए। अब वो थोड़ा सा भी बुखार सर्दी या खांसी आए तो डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहे, घाटी और एमजीएम की भेज रहे हैं, इसलिए हम प्राइवेट में भी नहीं जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे मालेगांव के डॉक्टर आए, उनसे काढ़ा पी के काफ़ी अच्छा लग रहा है। मालेगांव में भी 0 पेशेंट हो गए, यहाँ पे भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी यहाँ पे कोरोना वबा का कहर कम करने के लिए औरंगाबाद में मालेगांव पैटर्न पर अमल किया जा रहा है। औरंगाबाद में 3 कैंप लगाए गए हैं। इन कैंपों में डॉक्टर्स मरीज़ों की जांच कर रहे हैं और उन्हें दवाएं भी तजवीज़ कर रहे हैं। यहाँ पर एक मखसूस काढ़ा दिया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि ये काढ़ा कोरोना का इलाज नहीं, लेकिन इंसान की इम्यूनिटी बूस्ट करता है और यही कोरोना पर काबू पाने का एक तरीक़ा है। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। नांदेड़ में कोरोना मुतासरीन की तादाद में पिछले चंद दिनों से गैर मामूली इजाफा हो रहा है। जैसे जैसे मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, नए नए मरीजों की शिनाख्त के लिए टेस्टिंग की रफ्तार भी बढ़ाने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। इसी सिलसिले में नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया ने पूरे शहर में इन दिनों एक खसूसी मुहिम शुरू की है और लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। मुल्क भर में ईद उल जुहा की नमाज 10 ज़िलहज यानी 1 अगस्त को अदा की जाएगी। कोरोना वबा के देखते हुए उलमाए किराम ने अपील जारी की है और सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक ही ईद उल जुहा को मनाने का मशवरा दिया है। उलमाए किराम का कहना है कि जिस तरह मुसलमानों ने माह रमज़ान और ईद उल फित्र में हुकूमती हिदायत पर अमल किया, उसी तरह ईद उल जुहा को भी मनाया जाए। के मुबारक मौके पर भी गवर्नमेंट्स की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए सब लोग घर ही में इस त्यौहार को भी मनाएं। कोई भी उन जानवरों की कुर्बानी न की जाए जिन पर कि कानूनी तौर पर बैन है या रोक है, और लोग अपने कुर्बानी के फरीजे को भी मुल्क के कानून के दायरे में रहते हुए ही अंजाम दें। और जो लोग हर साल नफली कुर्बानी करते थे तो नफली कुर्बानी के बजाय उसका वो पैसा सदका करें, गरीबों में दें या मदारिस में दें। और हर तरीके से जो भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल हैं उनको ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर भी पूरी तरीके से फॉलो किया जाए। बंगाल में किसी भी ईदगाह में नहीं होगी ईद उल जुहा की नमाज। ताहम मसाजिद में ईद उल जुहा की नमाज के लिए जमात के एहतमाम का किया जाएगा। कोलकाता में अक़लियती फोरम की जानिब से मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाखुदा मस्जिद के इमाम मौलाना शफीक ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा, कोरोना बहरान के पेश नज़र मसाजिद में नमाज ईद के लिए भीड़ जमा न की जाए, बल्कि कम लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जमातें की जाए। मोहल्ले की मस्जिदों में छोटी छोटी जमात करके गवर्नमेंट के गाइडलाइन को मानते हुए, साफ़ सफाई का ख्याल रखते हुए, गवर्नमेंट ने जो बड़ी गैदरिंग से मना की है उससे बचते हुए छोटी गैदरिंग जितना परमिशन है उस हिसाब से कई जमात करके नमाज अदा कर लें। ये हमारा ईद के ताल्लुक़ से उम्मत मुस्लिमा से अपील है। इसी के साथ कुर्बानी के लिए भी हमारी अपील यही है कि कुर्बानी ये इनफरादी अमल है, ये कोई इज्तिमाई काम नहीं है, तो भीड़ भाड़ का काम भी नहीं है, लेकिन इसको पर्दे में करें, साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखें और गोश्त तकसीम करते वक्त भी काला पॉलीथीन का इस्तेमाल करें, पर्दे के साथ करें ताकि किसी को इससे शिकायत ना हो। कानपुर में ईद उल जुहा और रक्षाबंधन को देखते हुए जिला इंतजामिया ने 10 थानों में लगे लॉकडाउन को 3 दिनों के लिए हटाने का हुक्म दिया है। अब बुध से जुमे तक सभी बाजार खुले रहेंगे। साथ ही बकरा ईद के ताल्लुक से भी कुर्बानी के लिए जानवरों के बाजार लगाने के मामले पर जमीयत उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी ने इंतजामिया से बातचीत की है, जिसका मस्बत जवाब मिला है। कुर्बानी की इजाज़त दी है, जाहिर है कि कपड़ा पहनने की इजाज़त है तो कपड़े की मार्केट भी चाहिए, खाने की इजाज़त है तो गल्ला मार्केट भी चाहिए। अगर गल्ला मार्केट बंद रहेगी तो फिर हम करेंगे क्या? तो ऐसा नहीं है। डीएम साहब ने एक अच्छा बर्ताव किया है अपने जो व्यवहार के ऊपर, इसको रखते हुए छोटी छोटी मार्केटें तय कर दी है, वो आज से खुल जाएंगी और कुछ जगह और हम एक आध दिन में तय कर देंगे, वो भी खुलेंगे इंशाल्लाह।
यूपी में ईद उल जुहा के लिए हुकूमत की तरफ से जारी करदा गाइडलाइन पर कंफ्यूजन बरकरार है। हुकूमत की तरफ से जारी गाइडलाइन में ईद उल जुहा की नमाज घरों पर अदा करने और खुली जगहों पर कुर्बानी न करने की हिदायत दी गई है। मकामी इंतजामिया ने भी इस बारे में अभी तक कोई वजाहत जारी नहीं की है। उलमाए दीन ने हुकूमत से कुर्बानी के लिए जगह का तयन करने का मुतालबा किया है। उलमाए दीन का कहना है कि जारी करदा गाइडलाइन में ये वजाहत नहीं की गई है कि कुर्बानी खुली जगहों पर नहीं होगी तो किन जगहों पर की जाएगी। उलमाए दीन का कहना है कि घरों में कुर्बानी करना बेशतर लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। ऐसे में हुकूमत को इस बात की वजाहत करनी चाहिए कि ईद उल जुहा के मौके पर कुर्बानी के फराइज किस तरह से अंजाम दिए जाएंगे। इस वक्त पूरा मुल्क महामारी कोरोना वायरस जैसी मुहलिक बीमारी से मुतासिर है। इसमें गवर्नमेंट जो भी हमारे लिए उसूल और ज़ाब्ते मुकर्रर करती है उसका हर एक को पालन करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि जो उसूल और ज़ाब्ते बनाए वो काफ़ी वाज़ेह और साफ़ हों, उसमें कोई कंफ्यूज ना होने पाए। मसलन अगर मस्जिदों में नमाज़ पढ़ना है तो कितने लोग पढ़ेंगे ये तय हो जाए। अगर कुर्बानी की इजाज़त है तो कौन कौन सी कुर्बानी और किस किस वक्त होगी और कैसे होगी। अगर घरों में करना है तो घर के मतलब किस हिस्से में होगी, लान में होगी कि अंदर होगी कि बाहर भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ों को खूब वाज़ेह और साफ़ कर देना चाहिए। कोरोना का असर हज पर भी पड़ा है, इसलिए इस साल सिर्फ उन्हीं लोगों को हज की इजाज़त है जो सऊदी अरब में मुकीम है। बैरून आज़मीन हज को इस साल हज की इजाज़त नहीं है। आज जुल्हज की 6 तारीख है, ताहम मनासिक हज की इब्तिदा हर साल 8 जुल्हज से होती है। आज़मीन हज 8 जुल्हज को मिना के लिए रवाना होते हैं। मिना में क़याम करके ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर की नमाज पढ़ने के साथ ही 9 जुल्हज को तलबिया पढ़ते हुए मिना से अरफात के लिए रवाना हो जाते हैं। हाजी मैदान अरफात में इबादत करते हैं और गुरूब आफ्ताब के बाद तलबिया पढ़ते हुए अरफात से मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो जाते हैं। 10 जुल्हज को हाजी मुज़दलिफ़ा में नमाज फज्र अदा करके दुआएं करते हैं और फिर मिना के लिए रवाना हो जाते हैं। मिना पहुंचकर कंकरियां मारते हैं, कुर्बानी करते हैं और सर मुंडवाते हैं। आखिर में तवाफ़ विदा करते हुए जिसके साथ ही हज मुकम्मल हो जाता है। गुज़िश्ता एक हफ्ते पहले यूपी में बागपत के डोला गांव में क्रिकेट के खेल के दौरान आपसी झगड़े के बाद फिरका वाराना तशद्दुद का एक मामला पेश आया, जिसमें गांव की राजपूत बरादरी के लोगों ने अक़लियती तबके के लोगों के घरों पर तलवार, लाठी और पत्थर से हमला कर दिया था। लेकिन इस मामले में पुलिस ने जानबदाराना रवैया इख्तियार करते हुए न सिर्फ इस मामले को दबाने की कोशिश की है बल्कि मुतासरीन पर ही मुकदमा कायम करके फैसला करने और मुलज़मीन को बचाने की कोशिश की है। तशद्दुद के वाक़ये की वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस के मकामी लीडरान ने जब मुतासरीन से मिलने की कोशिश की तो पुलिस ने उनको भी गाँव में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद अब कांग्रेस लीडरान ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुलज़मीन के खिलाफ सख्त दफात में मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है। इस ताल्लुक से कांग्रेस अक़लियती कमेटी के जिम्मेदारान ने मेरठ जिला दफ्तर में आज मीटिंग का इनेकाद किया और तशद्दुद मामले में आगे की कार्रवाई पर लाहे अमल तय किया।